एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच में जो अंतर होता है वो दोनों की पावर ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्र शक्ति का होता है। स्वामी विवेकानंद। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता ही इंसान के दिमाग की एक वो शक्ति है जिसके चलते इंसान इतने बड़े बड़े आविष्कारों को कर पाया। आज आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो वो सभी चीजें पावर ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही संभव हो पाई हैं। आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपके दिमाग की एकाग्र शक्ति यानी कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाए बिना ये संभव ही नहीं है। मैंने बहुत से महान लोगों के बारे में पढ़ा है और मुझे उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसके पास एक बेहतरीन कंसंट्रेशन पावर ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी एकाग्र शक्ति होगी उतनी ही जल्दी और अच्छे से आप चीजों को सीख पाओगे। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जगन मात्रे नमस्तुभ्यम प्रसीद परमेश्वरी विद्यारंभा करिष्यामि एकाग्रताम प्रदेहि में, यानी कि हे जगत माता परमेश्वरी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, विद्या ग्रहण करने के लिए मुझे एकाग्रता प्रदान करें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो कहा है कि मेरे लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मतलब दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने से है, न कि फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने से। क्योंकि अगर आपका दिमाग एक बार एकाग्र यानी कि कंसंट्रेट हो गया तो उसके बाद किसी भी चीज को सीखना या याद करना तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो की एक लाइन भी मिस किए बिना इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो शायद ही आपको कोई दे। फर्स्ट है ब्रीदिंग। क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रेथ यानी कि जो हम सांस लेते हैं इसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन और उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस के साथ होता है, और हमारी सांसें हमारे ब्रेन के कार्य करने की क्षमता पर अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए योगिक कल्चर में कहा जाता है कि जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होंगी उतने ही इंटेलिजेंट, पावरफुल और डीप आपके विचार भी होंगे। और हजारों सालों से चली आ रही ऋषियों की इस बात को आज साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है। ये देखिए, कपलिंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड अटेंशन विया द लोकस कोरिलियस, इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। देखो, जब आप सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते समय दिमाग के एक हिस्से लोकस कोरिलियस की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, और सांस को छोड़ते समय यानी कि एक्सहेल करते समय लोकस कोरिलियस में एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये प्रोसेस आपकी हर ब्रेथ के साथ चलता है। तो अब होता क्या है कि जब आप छोटी सांसें लेते हैं तो आपके दिमाग का लोकस कोरिलियस बहुत जल्दी जल्दी एक्टिवेट होने के चलते हाइपर एक्टिवेट यानी कि बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और आपके ब्लड में अधिक मात्रा में नॉरएड्रेनालिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने लगता है, जिससे आपका हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल दोनों बढ़ जाते हैं। आपके ब्लड में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ कोर्टिसोल आपके ब्रेन के ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स को मारने लगता है। इसलिए जितनी छोटी आपकी सांसें होंगी उतना ही कमजोर आपका दिमाग भी होगा। इसीलिए दिमाग को शांत और रिलैक्स करने के लिए लंबी और गहरी सांसें लेने को कहा जाता है। और जब आप लंबी सांसें लेते हैं यानी कि जब आपकी सांसें आपके स्टमक तक आती हैं, तब आपके ब्रेन का लोकस कोरिलियस एक बैलेंस मात्रा में नॉरएड्रेनालिन हार्मोन को आपके ब्लड में रिलीज करने लगता है। और जब नॉरएड्रेनालिन हार्मोन बैलेंस मात्रा में आपके ब्लड में रिलीज होता है तब आपका दिमाग धीरे धीरे बहुत ही कीन और शार्प होने लगेगा। आप हर चीज को बहुत ही डिटेल्स में या ध्यान से देखने लगोगे, जिसके चलते आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए नए कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका परसेप्शन और आपकी इंटेलिजेंस दोनों बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में एक नर्व पाई जाती है, वेगस नर्व, जो कि हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है। और ये नर्व हमारे ब्रेन स्टेम से शुरू होकर हमारे शरीर के लगभग सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यानी कि अंगों में पाई जाती है। यही वेगस नर्व हमारे गट ब्रेन को हमारे एक्चुअल ब्रेन से कनेक्ट करती है। और जब हम छोटी सांसें लेते हैं यानी कि जब हमारी ब्रेथ केवल हमारी चेस्ट तक आती है तो ऐसी ब्रेथ हमारी वेगस नर्व को डीएक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते हमारे गट ब्रेन और एक्चुअल ब्रेन के बीच का कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है, और हमारी गट फीलिंग्स भी। और वहीं अगर आप लंबी और डीप सांसें लेते हैं तब आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होके सभी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, हार्ट, स्टमक से कलेक्टिव सिग्नल ब्रेन को भेजकर हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर देती है। इसके अलावा एक्टिवेटेड वेगस नर्व आपकी गट फीलिंग्स को भी बहुत बढ़ा देगी। इसलिए लंबी और गहरी सांसें लेने से ऐसा ही नहीं है कि केवल आपका ब्रेन ही शार्प होगा, बल्कि डीप ब्रेथ आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। और आध्यात्म की दुनिया में तो डीप ब्रीदिंग को एक अलग ही स्थान दिया गया है, इसलिए हमेशा लंबी और गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। अब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज साइंस के द्वारा एक वेल रिसर्च्ड एक्सरसाइज है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ दिन इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप अपने दिमाग की पावर में इस एक्सरसाइज को करने का असर देखने लगोगे। ये देखिए, इफेक्ट्स ऑफ योगा रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस भस्त्रिका प्राणायाम ऑन एंजाइटी अफेक्ट्स एंड ब्रेन फंक्शनल कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सुबह उठने के लगभग 15 मिनट बाद सीधे इस तरह से मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों नोस्ट्रिल से तेजी से सांस को खींचें, और सांस को होल्ड किए बिना जितना तेजी से आपने सांस को खींचा है उसी तेजी से सांस को एक्सहेल यानी कि सांस को छोड़ देना है। और ऐसा आपको लगभग 8 से 10 बार करना है। दैट्स इट। देखो, जब आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस को तेजी से ऊपर की ओर खींचते हो तो उस सांस के साथ ली गई हवा जब आपके ब्रेन में तेजी से टकराती है तो उस हवा के तेजी से ब्रेन में टकराने की वजह से आपके ब्रेन की ऊर्जा का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपके ब्रेन में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस यानी कि न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शंस स्ट्रांग होने लगेंगे। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आपको एक लंबी सांस
लेने में भी आपकी मदद करेगा। और इस प्राणायाम को करने के बाद आप मेडिटेशन या फिर कोई और प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिन्हें मैंने आपको अपनी और वीडियोस में बताया है। नेक्स्ट है सिंगल टास्क। आज की टेक्नोलॉजी एज में मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करना तो बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे कि पढ़ाई करते समय गाने सुनना, खाना खाते समय टीवी देखना, या फिर पढ़ते समय हर 10 मिनट पर मोबाइल चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी बातें आजकल की सोसाइटी में लोगों की आदत बन गई हैं और अवेयरनेस की कमी के चलते लोगों को पता ही नहीं है कि ये छोटी सी एक गलत आदत किस हद तक लोगों के ब्रेन को डैमेज कर रही है। इसलिए आज जो जानकारी आप मल्टीटास्किंग के बारे में जानने वाले हो, उसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का शॉक लग जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हाई मीडिया मल्टीटास्कर यानी कि ऐसे लोग जो एक साथ एक से ज्यादा मीडिया डिवाइसेस या मीडिया स्ट्रीम्स यूज करते हैं, ऐसे लोगों के ब्रेन को जब fMRI स्कैनर में स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन के एक हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर यानी कि न्यूरॉन्स की डेंसिटी बहुत कम पाई गई थी। अब दिमाग का कोई भी हिस्सा हो, आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके दिमाग के उस हिस्से में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम हो जाएं, खासकर वो हिस्सा जो आपको डिसीजन लेने में, इमोशन कंट्रोल करने में आपकी मदद करता हो। इसीलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना। लेट्स सपोज आप किसी टास्क पर काम कर रहे हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके व्हाट्सएप पर आपके फ्रेंड का मैसेज आता है और आप फ्रेंड के उस मैसेज का रिप्लाई करके फिर से पढ़ने लग जाते हो। अब आपको क्या लगता है कि इस छोटे से डिस्टर्बेंस का आपके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? तो देखो, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले पढ़ रहे थे, उसी सेम फोकस को दोबारा से रीगेन करने में आपके दिमाग को पूरे 23 मिनट और 15 सेकंड का टाइम लगेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, 23 मिनट और 15 सेकंड। यानी कि एक छोटे से डिस्टर्बेंस से रिकवर होने में भी हमारे दिमाग को इतना टाइम लगता है। और मल्टीटास्किंग करते समय यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा काम करते समय आपका दिमाग दो टास्क यानी कि दो कामों के बीच स्विच करता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और इसी इधर उधर के चक्कर में आपके दिमाग में अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट होने लगता है, यानी कि आपके टास्क ए का अटेंशन और थॉट्स टास्क बी के अटेंशन और थॉट्स के साथ मिक्स होने लगते हैं, जिससे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मेंटल ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स के चलते आपके दिमाग में आने वाली किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। और क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपके IQ लेवल को लगभग 15 से 17 पॉइंट्स तक गिरा देती है। यानी कि मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को डैमेज करने के साथ साथ आपको डम्ब यानी कि मूर्ख भी बना रही है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन यानी कि सिंगल टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी लगभग 12 सेकंड पाई गई थी। और 2016 में की गई सेम रिसर्च में यही एबिलिटी घटकर केवल 9 सेकंड रह गई है। मतलब कि हर 9वें सेकंड में आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स आ ही जाती है। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आती जा रही है, वैसे वैसे हमारा दिमाग भी कमजोर होता जा रहा है। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सभी प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के कारण हो रही हैं। नहीं, ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के द्वारा बनाई गई गलत आदतों के कारण हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग जैसे ही बोर होते हैं तुरंत गेम या फेसबुक ओपन कर लेते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। यानी कि ऐसे लोग अपने ब्रेन को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि बोरियत का मतलब एंटरटेनमेंट और मनोरंजन। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसे लोगों के ब्रेन में पेवलोवियन कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं और फिर इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से कंडीशन हो जाता है कि बोर होते ही डोपामिन यानी कि प्लेजर हार्मोन के बूस्ट के लिए। और फिर गेम से बोर हुए तो फेसबुक, फेसबुक से बोर हुए तो यूट्यूब, यूट्यूब से बोर हुए तो नेटफ्लिक्स। अब हर 10-10 मिनट पर बोर होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो हम स्विच करते हैं, भले ही इसका असर आपको अभी ना दिखे, पर बिलीव मी, ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज होने लगता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 2002 से लेकर 2016 तक एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन पूरे 3 सेकंड तक गिर गया है। और अब मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पूरी जिंदगी बोर होकर बिता दो, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। पर इतना भी एडिक्टिव मत बन जाओ कि आपका दिमाग ही डैमेज होना शुरू हो जाए। इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत बोर रहना सीखो। अगर बोर हो रहे हो तो घूमने निकल जाओ, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ऐसा कुछ भी जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा डोपामिन रिलीज ना करे। और एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है, व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल चूज टू एम्ब्रेस बोर्डम। इस आर्टिकल को आप एक बार जरूर पढ़ना, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, आज से ही, इनफैक्ट इस वीडियो को खत्म होने के बाद से ही मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दो। और किसी भी काम को करते समय अपना पूरा ध्यान और पूरा कंसंट्रेशन उस एक सिंगल काम में लगाना सीखो। नेक्स्ट है डीप स्लीप। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना आखिर हमारे शरीर के लिए क्यों इतना जरूरी है और सोने के दौरान हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है? तो देखो, दिन भर जो भी विचार यानी कि थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, वो सभी थॉट्स आपके दिमाग में बीटा एमोलॉइड नाम के वेस्ट को छोड़ते रहते हैं, जो दिन भर आपके दिमाग में इकट्ठा होता रहता है। और रात में गहरी नींद के दौरान आपका दिमाग उस बीटा एमोलॉइड नाम के जहर को आपके दिमाग से बाहर निकालता है। इसलिए आपके ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए बीटा एमोलॉइड का आपके ब्रेन से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। और ब्रेन अपनी सफाई सबसे अच्छे तरीके से गहरी नींद के दौरान ही कर पाता है। इसके अलावा दिन भर आप जो भी सीखते हो वो सभी आपके ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता रहता है। और सोने के दौरान ही आपका दिमाग उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। यानी कि आपकी
लर्निंग आपके सोने की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा सोने के दौरान दिमाग अपने आप को चार्ज भी करता है, ठीक किसी बैटरी की तरह, ताकि अगले दिन आप फ्रेश उठ सको। लेकिन मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते होंगे। अगर सुबह उठने के बाद भी आपको हल्की सी थकान लग रही है तो इसका मतलब है कि रात में सोने के दौरान आपके दिमाग और शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिला है, जिसके चलते वो थकान आपको हो रही है। और अगर आपकी रात की नींद खराब है तो आपका दिमाग ठीक से काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि खराब नींद के चलते आपके दिमाग में ब्रेन फॉग का लेवल काफी बढ़ जाता है, यानी कि आपके दिमाग की क्लियर सोचने की क्षमता, आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है, आपकी स्ट्रेस से लड़ने की एबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए एक बेहतर नींद आपके दिमाग की पावर और आपकी हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बेहतर नींद के लिए सबसे पहले तो सोते समय आपके बेडरूम में बहुत अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा सुपर कैस्मेटिक न्यूक्लियस लाइट से एक्टिवेट होकर हमारे पीनियल ग्लैंड को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जिससे पीनियल ग्लैंड हमारी नींद को रेगुलेट करने वाले हार्मोन यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन को बनाना कम कर देती है, जिसके चलते रात भर आपको ठीक से नींद नहीं आ पाती। इसलिए सोने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपके रूम में इनफ डार्कनेस हो। इसलिए मैं सोते समय हमेशा स्लीपिंग मास्क लगाकर सोता हूँ। एंड बिलीव मी, जब से मैंने इस मास्क को यूज करना शुरू किया है तब से मेरी नींद की क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। दूसरा, अगर आपके रूम में वाईफाई राउटर लगा हुआ हो तो सोने से पहले राउटर को ऑफ और अपने फोन को अपने आप से थोड़ा दूर रख दें, क्योंकि राउटर या फोन से निकलने वाली फ्रिक्वेंसीज भी हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा आपको सोने से पहले अपने दिमाग को खाली करके सोना चाहिए। खाली से मेरा मतलब है विचार शून्य, थॉटलेस, ताकि आपका दिमाग सोने के दौरान डीप स्लीप में जा सके। इसके लिए सोने से पहले यानी कि जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं तब अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं, जैसे कि अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे पर, उसके बाद लेफ्ट पैर की सारी उंगलियों पर, फिर पूरे लेफ्ट पैर पर, उसके बाद एंकल से लेकर घुटने तक। इसी तरह से आपको अपनी बॉडी के ऊपर अपना सारा ध्यान लगाना है। और अगर इस दौरान आपके दिमाग में कोई थॉट आती भी है तो उस थॉट से ध्यान हटाकर वापस अपने शरीर पर ध्यान लगाना शुरू कर दें। अब हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आपने इस तरह से सोने की आदत अगर एक बार डेवलप कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सुबह उठने के बाद आपको जो फीलिंग्स का एहसास होगा उसे देखकर आप चौंक जाओगे। सुबह उठने के बाद आपको अपने दिमाग का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा हुआ मिलेगा कि आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि इस तरह के दिमाग के साथ तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ यार। और इस एक्सपीरियंस को मैंने खुद से फील किया है, तभी मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे स्लीप पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने इन सभी बातों को बहुत ही डिटेल्स में बताया है। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।